साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से। अभी हाल ही आपने 25 तारीख को होली का पावन पर्व मनाया और आपस में शुभकामनाएं दी साथियों को, मित्रों को, परिवारजनों को कि होली के रंग जिस तरह पावन और पवित्र होते हैं, ऐसे ही आपके जीवन में भी पावन पवित्रता के साथ आपका जीवन सुख में रहे। मैं भी आपको देर से सही लेकिन शुभकामना दे रहा हूँ कि आपका जीवन हमेशा सुख में रहे, रंगों से भरा रहे और आप आनंद उठाते रहें। साथियों, आज का वीडियो का जो मेरी वीडियो है उसका विषय है कि अब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अब 30 दिन में मिलेगा, इंतजार करना पड़ेगा। साथियों, मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी और आप भी समझ पाएंगे कि मेरा वीडियो प्रेजेंटेशन का भावार्थ क्या है। इसके साथ ही मैं परिचय तो आप मेरा जानते ही, लेकिन नए साथी जो जुड़ेंगे उनके लिए बता दूं कि पराग सिंघल आगरा से हूं और पिछले 15 साल से कर जानकारी नाम से पत्रिका का प्रकाशन कर रहा हूं जो टैक्स बेस है, जीएसटी इनकम टैक्स पे, और संस्था है एसोसिएशन टैक्स पे एंड प्रोफेशनल, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और हम जीएसटी पे ही काम कर रहे हैं। जीएसटी सुधारों पे अपने लगातार प्रत्यावेदन केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को भेजते रहते हैं। साथियों, बड़ी दिक्कत थी लोगों की कि पहले 7 दिन टाइम था रजिस्ट्रेशन अलॉटमेंट का, लेकिन एक निकल गया संडे, या छुट्टी पड़ गई, सेकंड संडे पड़ गया या छुट्टी पड़ गई, तो बहुत 5 दिन बचते थे या 3 दिन बचते थे या 4 दिन बचते थे और अधिकारी उस पर कार्रवाई पूरी नहीं कर पाता था तो वो रिजेक्ट कर दिया करता था। लॉकडाउन में 30 दिन किया गया क्योंकि सब काम हेल्ड अप हो गए थे, लेकिन फिर रेगुलर वो प्रोसेस आ गया था। लेकिन अब 30 दिन का प्रोसेस बना दिया है क्योंकि शिकायत बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, सरकार के सामने बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो 30 दिन का इन्होंने नियम बना दिया कि 30 दिन में अलॉटमेंट होगा। लेकिन कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इसमें आ रही हैं जिसका मैं अब उल्लेख करूँगा बीच में और अंत में। साथियों, जो एक सर्कुलर आया था, आपको ध्यान होगा, 14 जून 2023 को पंजीयन के संबंध में आया था। नंबर था 303/2023, जिसमें मुख्य बिंदुओं का जिक्र किया था कि जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशंस है उनका जो वेरिफिकेशन के लिए जो हमारा डायरेक्टेड बना हुआ जीएसटी का डायरेक्टेड जनरल ऑफ एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट DGARM के रिस्क रेटिंग का आयोजन किया गया था, जो कि उच्च मध्यम निम्न प्रकार का होगा। DGARM ने कुछ इसमें कार्रवाई करी है और ARN इस रिस्क रेटिंग की लिस्ट संबंधित अधिकारियों के पास आ जाएगी। मतलब इन्होंने प्रोसेस बना दिया इस बात का और प्रॉपर ऑफिसर उसको विशेष रूप से विशेष ध्यान में रखते हुए स्टेट या स्टेट के बाहर जांच करेगा। इसमें जांच का बिंदु क्या होगा, जिस पैन के आधार पर एप्लीकेशन जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन दाखिल की गई है उस पर पहले कोई रजिस्ट्रेशन तो नहीं था, कैंसिल हुआ हो या किसी कारण से कैंसिल हुआ हो या ड्यू चल रहा है। वेरिफिकेशन समय कोई पंजीयन सस्पेंड तो नहीं हुआ था, आपका पहले से भी अपर कर रहे थे, किन्हीं कारणों से सस्पेंड हो गया या किसी लापरवाही की रिटर्न दाखिल नहीं किया तो सस्पेंड कर दिया गया। आवेदन से पहले कोई आवेदन अस्वीकार तो नहीं किया गया, आपने अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया तो फिर पुनः आपने अप्लाई किया तो उसके कारण क्या था ये भी खोजा जाएगा। जो मापदंडों के आधार पर व्यवसाय का स्थान जोखिम भरा तो नहीं है, तो आजकल बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं कि भीड़ वाले इलाकों में, आवासों में या कॉलोनियों में या पुरानी बस्तियों में व्यापार खोले जा रहे हैं, लेकिन वो सेंसिटिव आइटम हैं और कोई भी रिस्क उसमें कोई भी घटना हो सकती है तो उसको ही देखा जाएगा। इसलिए यदि आवेदन सघन पत्रों के साथ सही पाया गया तो पंजीयन जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद जो डायरेक्टेड ने कहा कि इन सब चीज़ों के आधार पर अगर सब वेरिफिकेशन बाद में सही पाया गया सब, तो रजिस्ट्रेशन अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। और यदि कोई विरोधाभास पाया जाता है तो आवेदन आधार से प्रमाणित है तो 7 कार्य दिवस, या आधार से प्रमाणित नहीं तो 3 कार्य दिवस। मतलब इसमें भी इन्होंने स्पेसिफिक फैसिलिटी दी है कि अगर आपका आधार से लिंक्ड है एप्लीकेशन तो 7 दिन में, अगर लिंक नहीं है तो 30 दिन में अलॉटमेंट किया जाएगा। कोई भी जो डॉक्यूमेंट है अधूरा दाखिल किया या पठनी नहीं है, रीडेबल नहीं है, तो उसकी अधिकारी रीडेबल कॉपी मांग सकता है।
जो व्यवसाय का पता दस्तावेज से मेल नहीं खा रहा है, आपने डॉक्यूमेंट दिए हैं लेकिन जो फिजिकल प्लेस है बिजनेस का उससे मेल नहीं खा रहा है। व्यवसाय का जो आपने बिजनेस प्लेस दिया है वो अधूरा है या उसके लिए 10 डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए। जहां पहले से ही कोई पंजीयन रद्द या सस्पेंड हो चुका है वहां कारण स्पष्टीकरण मांग सकता है, सस्पेंड क्यों हुआ था स्पष्टीकरण मांग सकता है अधिकारी। इसका उत्तर देना होगा एप्लीकेंट को। वो REG 04 में 7 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना है। लेकिन शर्त लागू रहेगी कि प्रोफेसर अधिकारी स्पष्टीकरण संतुष्ट होगा तभी वह पंजीयन अलॉटमेंट करेगा। अगर संतुष्ट नहीं है तो REG 05 में रिजेक्ट कर सकता है। वो भौतिक सत्यापन जो फिजिकल वेरिफिकेशन प्रोसेस चल गया है, जहां आवेदन आधार के बिना प्रमाणित किया गया है वहां पंजीयन प्रदान करने से पहले भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। प्रॉपर अधिकारी ये सुनिश्चित करेगा कि सर्वे ऑफिसर द्वारा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आवेदक के अन्य दस्तावेजों और अन्य फोटो के साथ REG 30 में सिस्टम पर निर्धारित समय से पहले अपलोड कर दिया है। हाई रिस्क रेटिंग वाले मामले में पंजीयन दिया गया है तब भी 15 दिन के अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन कराया जाएगा। हाई रेटिंग वाले कुछ कैटेगरीज बनाई गई, जैसे पहले यूपी वेट के अंदर सेंसिटिव आइटम वाले थे, 22 आइटम थे उसके अंदर। जो आवेदन आधार से प्रमाणित है, प्रॉपर अधिकारी कोई संदेह नहीं है तो भी पंजीयन करने से पहले भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। उपयुक्त दिशा निर्देशन के अनुपालन में 28/2/24 को GSTN पोर्टल पर पंजीयन संबंधित एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके अनुसार यदि व्यापारी ने आधार द्वारा पंजीयन प्रार्थना पत्र सत्यापित किया है और GSTN पोर्टल द्वारा उसकी पहचान 9AA ए पर्सन हु हैज़ अंडरगॉन ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर एज स्पेसिफाइड इन सब रूल 4A ऑफ रूल 8 इज identified on the common portal based on data analysis and risk parameters for carrying out physical verification of place of business। लेकिन जो 9A जो है उस पर हम पढ़ते हैं अंडर रूल 9AA where the person who has experienced authentication of an Aadhaar number as split in sub rule 4A of rule 8 is recognized on the common portal established on data analysis and risk parameters for carrying physical verification of places of business. The notice in form GST REG 03 might be issued not later than 30 days from the submission date of the application। इस प्रोसेस के तहत 30 डेज का समय उन्होंने दे दिया है। अब इस प्रक्रिया से उत्पीड़न तो हमेशा होता रहा है, 100% नहीं, कुछ परसेंटेज में उत्पीड़न होता रहा है। या तो एप्लीकेंट उत्पीड़ित मानता है, प्रोसेस पूरा नहीं करता है, या प्रोसेस पूरा भी कर दिया तो सरकारी मशीनरी के हिसाब से वो पूरा नहीं है तो वो उत्पीड़ित हो जाता है। जैसे आजकल सेंटर में रजिस्ट्रेशन अप्लाई हो जाता है, जैसे आपने एप्लीकेशन सेंटर में एप्लीकेशन GST डाला, वो सेंटर पर चला गया तो सेंटर से एक जवाब आता है। मेरे बलिया के कई मित्र हैं, उन्होंने भी भेजा मुझको, अन्य मित्र भी बताते हैं, चर्चा होती है कि वहाँ से लिखा हुआ आता ऑब्जेक्शन 28 से 29 दिन बाद, 27 में 28 में 29 दिन के अंदर, कि भौतिक निरीक्षण गया लेकिन बिजनेस प्लेस नहीं मिला। लेकिन उसमें एक प्रश्न उठता है कि आपने फिजिकल वेरिफिकेशन को कोई भी ऑथेंटिक व्यक्ति डिपार्टमेंट का गया, उसने वहाँ पे बिजनेस प्लेस नहीं मिला, बात मान ली आपकी, नहीं मिला होगा, लेकिन क्या उस वेरिफिकेशन के बाद उसने 2 स्थानीय लोगों से साइन कराए कि मैं वहाँ गया था, जैसा कि सरकारी नियम भी है। कोई सम्मन भी जाता है, वो डिलीवर होता है, तामील होता है, या कोई नोटिस तामील होता है, या पहले सेल टैक्स में सर्वे होते थे, वेट में सर्वे होते थे, तो अधिकारी सर्वे करने जाता था तो वहाँ पे 2 स्थानीय लोगों को बुलाता था, बोले मेरे सामने सर्वे किया गया है, आप कृपया मेरे को उसको वेरीफाई कर दीजिए। इवन आप अगर कोई एफिडेविट बनाते हैं या कोई नोटरी करवाते हैं तो उसमें भी 2 गवाहों के साइन लिए जाते हैं। तो मेरा
अनुरोध है इस वीडियो के माध्यम से, वैसे मैं पत्र भी लिखूंगा इसके अंदर, कि भौतिक सत्यापन करने कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी, जो भी अधिकृत व्यक्ति है, वो वेरिफिकेशन करने जा रहा है तो वहाँ स्थानीय लोगों से गवाही के रूप में साइन अवश्य कराए। और मेरा सभी साथियों से अनुरोध है, अधिवक्ता साथियों से, सीए प्रोफेशनल से, कि मेरे साथ में कई वाक़े आए हैं कि डॉक्यूमेंट पूरे अपलोड नहीं करें। जैसे एक कंपनी पूना की थी, उसने ऑफिस खोला नोएडा से उसने अप्लाई कर दिया, वो रिजेक्ट हो गया। अधिकारी से पर्सनल मेरी बात हुई तो उससे कहना था साहब नोएडा में ऑफिस खोल रहा है, हम एग्री कर रहे हैं कि ऑफिस खोल रहा है वो, लेकिन नोएडा ऑफिस को संचालन कौन करेगा, मैनेज कौन करेगा, उस व्यक्ति का नाम तो है ही नहीं इसके अंदर। और जो व्यक्ति का नाम दिया भी है तो वो उसकी कैपेसिटी क्या है उस ऑफिस में या उस कंपनी में, तो उस कैपेसिटी का एक ऑथोरिटी लेटर देना होगा उसको। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिक्वायरमेंट होती हैं, क्यों व्यापार कर रहे हो, व्यापार में गवर्नमेंट, आपका पैसा भी इन्वॉल्व हो रहा है, गवर्नमेंट भी इसमें टैक्स ले रही है, और आपका इसमें डॉक्यूमेंटेशन तो पूरा होना चाहिए। मैं ये भी देखा है कि फ़ोटो ऐसा लगा देते हैं कि वो समझ नहीं आता कि फ़ोटो है किसका, बहुत पुराना फ़ोटो लगा दिया या कैमरे से खींचा और लगा दिया फ़ोटो। मोबाइल से आजकल सिस्टम हो गया, मोबाइल से फ़ोटो लिया और डाल दिया सब ऊपर, लेकिन भाई वो पहचान में तो आना चाहिए व्यक्ति। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग गलत हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि डिपार्टमेंट किस सबसे ही सारे सही काम हो रहे हैं या गलत काम नहीं हो रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट के इस उत्पीड़न को रोकने के लिए हमको भी थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा कि हम डॉक्यूमेंटेशन पूरा करें हल्ला मचाने से पहले। जैसे वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे कर जानकारी का, उसमें केवल टैक्स पे चर्चा होती है, उसमें भी देखा हल्ला, अरे साहब रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। आधार क्या है, मैंने खुद देखा आधार क्या भी कैंसिल करने का, आधार देखा कि कागज़ पूरे ही नहीं है उसके अंदर। आपने कोई जैसे मतलब पूना की कंपनी नोएडा ऑफिस खोला तो खुद की अगर बिल्डिंग है वो तो वो अपना मालिकान दिखाएगा, यदि उसने किराए पे लिए तो रेंट एग्रीमेंट देगा, कुछ तो ऑथेंटिकेशन देगा कि हाँ साहब मेरा बिजनेस प्लेस बिल्कुल राइट, मतलब सही है और जेन्युइन है। तो साथियों, विचार करने की कुछ चीज़ है। मैं अगले विषय फिर आऊँगा, मेरे पे कई विषय इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि त्यौहार का टाइम था, मैं अपलोड नहीं कर पाया था। लेकिन मेरी पिछली वीडियो थी जो हमारी वेबिनार हुई थी, उसको 1000 से ऊपर व्यूअर्स उसमें रहे हैं, तो अच्छा लगा कि आपने बहुत अच्छा किया। उसमें स्पीकर थे सुशील गुप्ता दिल्ली वाले, सीए साहब, मेरे अच्छे मित्रों में से हैं। तो साथियों, वीडियो को शेयर कर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।